नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ unknown liquid on pH strip as shown in below, the color of pH strip changes to green. The liquid taken is likely to be, लिक्विड जो हमने लिया है वो क्या होगा, बताइए जरा, ऑप्शन सेंड करिए इसका। इसमें है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और वाटर। अगर कोई पीएच स्ट्रिप है, पीएच पेपर है, और उस पीएच पेपर के ऊपर अगर कोई आपने ऐसा अननोन लिक्विड डाल दिया जिसकी वजह से उसका कलर जो है ग्रीन में बदल जाए, तो ग्रीन में बदल जाए तो ग्रीन किसका होता है भाई? ग्रीन न्यूट्रल की बात बताता है। अब दिए गए ऑप्शंस में ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, लास्ट वाला जो है आपका एसिटिक एसिड यानी CS3COOH, और वाटर यानी H2O। तो न्यूट्रल इसमें कौन होगा? H2O होगा, H2O है ना, वाटर ऑप्शन होगा, वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए फिगर को ऑब्जर्व करिए। एक क्लैंप स्टैंड है, क्लैंप स्टैंड में आपने क्या किया है कि आपने एक मेटल वायर को फिक्स कर दिया है, ठीक है। इस मेटल वायर को जो आपने फिक्स किया, ये मेटल वायर है, इस वायर को आपने क्या कर दिया, क्लैंप स्टैंड में फिक्स किया है, और किनारे पर आपने क्या कर दिया, वैक्स लगा दिया, वैक्स यानी मोम। जब किनारे पे आपने यहाँ पर मोम लगाया, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लगाया है, वैक्स लगाया है, मोम है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, बर्नर से इस मेटल वायर को गर्म कर रहे हो। तो गर्म करोगे अगर मेटल वायर को बर्नर से, तो क्या होगा, आपको पता है मेटल वायर क्या होता है? मेटल वायर क्या है आपका? मेटल वायर है आपका कंडक्टर। मेटल वायर क्या है? कंडक्टर। एक बार फिर से क्वेश्चन एक बार देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लैंप स्टैंड है जिसमें हमने एक मेटल वायर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, नीचे बर्नर से हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो बर्नर से गर्म करने पे क्या होगा कि जो इसका किनारे है, फ्री एंड, वहां पर है आपका मोम, और मोम के साथ क्या है आपका पिन। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सुटेबल है? क्लैंप स्टैंड है, एक मेटल वायर है, और किनारे पर आपका क्या है, आपका है एक वैक्स, ठीक है ना, वैक्स यानी मोम। तो अगर बर्नर से आप गर्म करोगे तो ये मेटल गर्म होगा, मेटल क्या होगा, गर्म होगा। तो मेटल गर्म होगा तो यहाँ पर किनारे पर वैक्स है ना आपका, वैक्स क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा। अब ये आपको क्या बता रहा है, कंडक्शन बता रहा है, कंडक्शन, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर होता है, हीट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से हीट दूसरी जगह क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन एक बार ध्यान से फिर से देखें, तो इस ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन है आपके पास आयरन, गैलियम, सीजियम और कॉपर, चार ऑप्शन आपका दिया है। तो इसमें सीजियम और गैलियम जो है ये दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं। एक बात आपको पता होगा, हम लोग जब पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल, तो उसमें एक बात हमने करी थी कि ये ऐसे मेटल होते हैं कि अगर हाथ में रख लो तो हाथ की गर्मी से मेल्ट कर जाते हैं बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी कम होती है। 37 डिग्री हमारा क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट 37 से भी कम है आपकी, ठीक है। ये क्या कर जाएंगे, हाथ में लेने मात्र से पिघल जाते हैं। तो तुम बर्नर से अगर गर्म करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हीट दोगे ना बर्नर से, तो बर्नर से हीट देने कंडीशन में तो सबसे पहले मेल्ट कर जाएंगे, तो वैक्स तक आपकी हीट पहुंचने वाली नहीं, खुद ही पिघल के गिर जाएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हैवी मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो है यानी ग्रुप डी के जो मेटल्स हैं, वो मेटल्स आपको काम आएंगे। तो उसमें हो जाएगा आपका आयरन, और आयरन के अलावा आ जाएगा आपका कॉपर, ठीक है। आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये गर्म करने से पिघलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है वैक्स लगा के अगर वैक्स पिघलाना चाहते हो कंडक्शन से, तो ऑप्शन नंबर आयरन और कॉपर यानी ए एंड 4 ही होगा, 1 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज द सिंबल, ठीक है ना। डी होगा, कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें? डी सर, डी। देखो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हम गैसियस प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस अगर रिएक्टेंट है तो गैस है यानी कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, या फिर हम जी से भी लिखते हैं उसके आगे। जैसे कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के आगे जी ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोरीन क्या है, आपका गैस है, Cl2। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो H2 को हम एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये गैस को रिप्रेजेंट करते हैं एरो या जी। तो ये इसमें ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, उस हिसाब से ये डी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? सर ये सीजियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? सीजियम मेटल है बेटा, सीजियम मेटल है। और ये गैलियम? गैलियम भी मेटल है। दोनों मेटल की कैटेगरी? दोनों मेटल है। गैलियम और सीजियम के बारे में हम लोगों ने बात किया था स्कूल में, जब हम तुमको पढ़ाए थे तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि दो ऐसे मेटल हैं जो उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं। पूरे मेटल्स में यही दो एक्सेप्शन हर जगह तुम्हें दिख रहे थे, जिनकी डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, जो कम टेम्परेचर पर मेल्ट भी कर जाते हैं, उसमें गैलियम और सीजियम ही थे। ये आपके बॉडी टेम्परेचर हाथ में रखने मात्र से ये पिघल जाते हैं, हाथ में रखोगे तभी पिघल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 एंड 33 है आई थिंक। तो ये 37 से भी कम है, हाथ में लोगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही है 37, तो इससे भी कम टेम्परेचर, ऐसा मतलब ये पहले ही मेल्ट कर जाएंगे, पहले क्या कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो ये दोनों नहीं होने वाले, ये दोनों नहीं होने वाले, आपका आयरन और कॉपर होगा। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है का रिएक्टिव मेटल, एक रिएक्टिव मेटल है, इज ट्रीटेड विद H2SO4। एक रिएक्टिव मेटल को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो गैस इवॉल्व होता है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी ट्यूब में, जार में, जैसे ये जार है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैस कलेक्ट हो रहा है, इस गैस कलेक्ट कर ऊपर यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं, यहाँ पर वो गैस इकट्ठा हो रहा है। करेक्ट कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? करेक्ट सर डी होगा। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन होगा। सबसे पहले कि अगर किसी मेटल का रिएक्शन, अगर रिएक्टिव मेटल है और इसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हो, ठीक है ना, तो मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, जरा देखो एक बार। मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराओगे, अगर कोई एक मेटल है और मेटल का रिएक्शन अगर तुमने एसिड के साथ कराया, तो मेटल रिएक्शन एसिड के साथ करने पे क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनेगा। और इसके साथ साथ क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना बबल्स के रूप में, इसी को बर्न करने से साउंड कैसा करता है, बर्न करने पे ये पॉपिंग साउंड करता है, पॉपिंग साउंड के साथ ये बर्न करता है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन में, द गैस इज हाइड्रोजन। पहली बात कह रहा है कि गैस क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है। दूसरी बात कह रहा है कि द गैस इज लाइटर देन एयर, गैस जो है आपका क्या है, हवा से हल्का है। यहाँ देखो आप लोग, तो इसमें ऑप्शन जो है, अगर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन इसमें गैस तो हमेशा हल्का होता है, हाइड्रोजन गैस एयर से हमेशा हल्का होता है। और दूसरी बात ये चल रहा है वो हाइड्रोजन है, ये दो ऑप्शन सही हैं आपके, यानी कि बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आपका होगा। अभी हम लोग क्लास में एक बात डिस्कस किए कि CO2 और H2 की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हैवी होता है, इस बात को याद रखना। और H2 गैस क्या होगा, लाइट होगा, यानी हल्का होगा। तो बात यहाँ पर कह रहा है कि जो गैस निकल रहा है वो तो आपको पता है, ऑब्वियस से जो गैस निकल रहा है वो H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो H2 गैस अगर इवॉल्व होगा तो H2 गैस क्या होगा, वो लाइटर देन एयर होगा, क्या होगा, लाइटर देन एयर। और वो गैस जो है वो हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। अब अभी ये क्वेश्चन फिर से आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करने से क्या बन जाएगा, CaO और CO2 बनता है ना। यस सर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, CaO, और ये कॉमा है देख लेना, डॉट मत कंसिडर करना, नहीं तो यस सर, यस। ए नंबर सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूजेस, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो क्या यूज करता है, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, इसको याद, ऑप्शन बी सर। यस। हाँ यस सर, सिल्वर ब्रोमाइड। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देख रहे हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये सॉल्ट किस चीज का है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या वीक बेस। उसके बाद क्या है आपका ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, उसके बाद है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बताइए
सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, जरा सा एक बार इसको देख। डी वाला सर, वीक एसिड और स्ट्रांग। बी वाला, सी सर, सी। सी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका डी नंबर होगा। कैसे होगा जरा एक बार देख लो। सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, नहीं है ना। अब सोडियम कार्बोनेट किससे बनेगा, NaOH प्लस H2CO3 से। ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है। और NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड तो कई बार हम बात कर चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी मिलता है, वीक एसिड है, हम इसे पीते भी हैं। तो ये आपका क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनता है, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा जरा एक बार देखो। अगर NaOH का H2CO3 का रिएक्शन अगर कराते हैं तो जब ये ब्रेक करेगा तो किसमें, Na मेटल है तो इस पे प्लस आएगा, OH हाइड्रोक्सिल आयन में माइनस आता है। H2CO3 की अगर हम बात करते हैं तो H पे क्या आएगा प्लस, 2 प्लस, और CO3 पे क्या आएगा डबल माइनस, आपके आ रहे हैं। तो प्लस वाला किसके साथ जाता है, माइनस वाले के साथ जाता है। बट यहाँ पे माइनस कितने हैं, 2 हैं, और प्लस कितना है, 1 है। यानी यहाँ पर मुझे जरूरत है 2 प्लस की, यानी कि मुझे चाहिए 2 Na। तो 2 Na एक CO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यानी कि Na2CO3 का फॉर्मेशन हुआ। उसके अलावा क्या है, H प्लस और OH माइनस। आपको पता है कि H प्लस OH माइनस क्या बनाएगा आपका। अब यहाँ पर आपने सोडियम को डबल किया था तो उस समय इसको भी डबल करना पड़ेगा ना, ये पूरा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा H प्लस OH माइनस क्या बन जाता है, H2O, यानी कि वाटर। वैसे भी आपको पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है अगर एसिड और बेस का अगर आपने रिएक्शन कराया तो एसिड और बेस का रिएक्शन कराने में बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 9 का डी, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन द गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड, व्हेन द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, व्हेन द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर मिक्स होता है वाटर के प्रेजेंस में तो रिएक्शन होता है SO2 प्लस 2H2S बनाता है 2H2O प्लस 3S। अब यहां पर आपको क्या बताना है कि हियर द हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज, हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये जरा एक बार देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि SO2 प्लस 2H2S। अब जरा इस रिएक्शन को अगर ध्यान से तुम देखो तो ये SO2 है ना आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है आपका क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से बन रहा है आपका वाटर, और यह बन रहा है आपका सल्फर। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर देखा जाए और मान ले एक समय के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और ये बन गया सल्फर, ठीक है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकला है तो ऑक्सीजन निकला है यानी ये हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है आपका रिडक्शन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो H2S है वो H2S क्या बन गया है आपका, ये आपका बन गया है H2O, यानी कि H2S में से अगर H2O बन गया यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, H2 में O ऐड हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर ये हो गया है तो यहां पर ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें आपको क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हियर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह, हाइड्रोजन सल्फाइड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट या कैटलिस्ट।
तो कैटलिस्ट तो होने वाला नहीं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ होता नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम इसमें बात करें तो H2S जो है वो आपका H2O बन गया है, तो यहाँ पर हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो रिडॉक्स का एग्जांपल है, तो यहाँ पर अगर H2S जो है इसमें अगर हम देखें तो H2S जो है किसमें बदल रहा है, आपका 2H2O में बदल रहा है। अब H2S जो है इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ऑक्सीजन जब ऐड हुआ है तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे उसका जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसके अपोजिट उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दूसरा वाला ऑप्शन अगर इसमें देखें, अगर SO2 की बात करें तो जो SO2 है आपका वो SO2 क्या हो गया है, SO2 बन गया है आपका क्या 3S। इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यानी ये हो गया आपका रिडक्शन। तो जब आपका रिडक्शन हो गया है तो रिडक्शन का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर आपका SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 15 नंबर सवाल कि which of the following are the product, which of the following, sorry, which substances are produced by anaerobic respiration in yeast। yeast में anaerobic respiration के दौरान कौन सा सब्सटेंस बनता है ईस्ट में। ये शायद आज क्वेश्चन आया था क्या आपके एग्जाम में, ये सेम क्वेश्चन आया था। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ये होता है कि C6H12O6 ग्लूकोज का अगर आप रिएक्शन वो कराते हो ग्लाइकोलिसिस तो पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट फिर क्या आगे होता है, अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एनारोबिक है तो C2H5OH बन जाएगा, और इसके साथ क्या बन जाएगा, इसके बाद बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए अगर देखा जाए इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही है ईस्ट वाले कंडीशन में, सबसे पहले तो बन रहा है ईस्ट वाले कंडीशन में C2H5OH। ठीक है, तो C2H5OH क्या है अपना इथेनॉल, यानी अल्कोहल। अल्कोहल वाले में सही 2 ऑप्शन में है। ठीक है, चलो दोनों को कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखा जाए तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ऑप्शन हो गया सही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर C6H12O6 को अगर आप रिएक्शन कराते हो तो बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इथेनॉल के लिए करेक्ट ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टिक यहाँ किया है। लैक्टिक एसिड नहीं बनता है और वाटर भी नहीं बनता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 फिजिक्स का क्वेश्चन है। द लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, अगर सूरज से कॉन्वेक्स लेंस पे अगर लाइट फॉल करता है तो विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड, किस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। फोकस पे कन्वर्ज। फोकस। अब फोकस पे क्यों कन्वर्ज होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक जरा देख लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड टॉपिक क्या है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, एंड देन ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, और आ रहा है 2 पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, तो ये आपका हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे अगर ऐसे आया। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे कहाँ से जाएगा, कन्वर्ज करेगा किसी एक बिंदु पर, और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस पॉइंट। ठीक है ना, फोकस पे कन्वर्ज होगा, क्योंकि सन से आने वाली लाइट, सन जो है काफी डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो है रेस कैसा होता है, पैरेलल रेस होते हैं। कैसे रेस होते हैं, पैरेलल। बहुत दूर से आता हुआ रेस कैसा होगा, पैरेलल रेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं लाइट रेस उनके बीच की जो दूरी है वो फोकल लेंथ कही जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज करेक्टली शोन, दिए गए किस फिगर में करेक्टली शोन किया गया, किस में दिखाया गया, सी नंबर, ध्यान से देख लो। सही है, तो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यू आर गिवन 3 मीडिया, आपको 3 मीडिया दिया जा रहा है ए बी सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.65, 1.46। द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट, किस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा फास्ट, ए में।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स One point- कम, सर बी वाले में। कैसे बी भाई? उसमें ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव 1.33 वाला होगा। हाँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड होती है ज्यादा। भूल गए? अब डायमंड में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी कि आपका एयर यस सर यस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? डिक्शनरी में छोटे लेटर्स यानी अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाएगा? बताइए जरा, कौन से लेंस को यूज करेंगे आप? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, उसके अलावा है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और फिर क्या है आपका अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। बताइए बड़ा इमेज किससे बनेगा? बड़ा इमेज किससे बनता है? कौन से लेंस से? कॉनकेव। कन्वेक्स होगा इसमें। कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, या कॉनकेव तो छोटा इमेज Con- बनाता है, लेंस की बात कर रहे हैं। ये है आपका कॉनकेव, lens। इसको यूज करेंगे बड़ा इमेज के लिए, इसको यूज करोगे छोटा बन जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप कम फोकल लेंथ की अगर बात करते हो, कम फोकल लेंथ यानी कि फॉर्मूला अगर देखो तो P इज इक्वल टू होता है 1/f इज इक्वल टू ना। तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कम रहेगी तो पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा पावर का लेंस होगा तो ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा। यानी इसका मतलब फोकल लेंथ कम वाले को चूज करना है। तो कम वाला कौन है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ना कि 50। सही में आ रहा है ना? 50 मत लेना, क्या लेना? 5। क्लियर है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, बताइए क्या ऑप्शन होगा? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक